कल मैंने आपको फाइलेटेड एंड नॉन फाइलेटेड रॉक के बारे में बता दिया था। वीपीजी क्या होती है? फाइलेटेड रॉक, फाइलेटेड रॉक पतरण चट्टान, फाइलेटेड रॉक यानी पतरण चट्टान क्या होती है? कल करवाया था मैंने, आई थिंक। एक सेकेंड, वीपीजी को पूछा है, वीपीजी को पूछा गया है, तो लेट हिम आंसर। अनुभव, जिनके मिनरल्स कंबाइन कर जाते हैं लेयर बाय लेयर फॉर्म में और ऐसे लाइनिंग से दिखती है उन रॉक्स में, ठीक है? क्लियर है? फोटो भी दिखाई थी ऐसे लाइन वाली। और एक्सफोलिएटेड या एक्सफोलिएशन होना किसे कहते हैं? व्हाट इज एक्सफोलिएशन? बताओ आप बताओ आंचल। हाँ, रॉक का जब लेयर बाय लेयर एक्सफोलिएशन होता है ना, उखड़ती है, उसको एक्सफोलिएशन बोलते हैं। नॉन फाइलेटेड रॉक क्या होता है? नॉन फाइलेटेड रॉक, व्हाट इज नॉन फाइलेटेड रॉक? योगेश। हाँ, जो मिनरल्स की डिपोजिशन है वो लेयर बाय लेयर ना होकर रैंडमली होती है, ठीक है? उसे कह देते हैं हम नॉन फाइलेटेड रॉक। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि आपकी जो क्रस्ट है या आपकी पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है, इसमें दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक है एक्सोजेनिक एंड सेकंड वन इज एंडोजेनिक फोर्स। दो तरह की फोर्सेस लगती हैं। एक्सोजेनिक से आप क्या समझते हैं उर्मिला? हिंदी में एक्सोजेनिक को वैसे बाह्य बल कहा जाता है और इसे आंतरिक बल कहा जाता है। बाह्य बल से क्या क्या चीजें होती हैं आपकी पृथ्वी के क्रस्ट पे? बाह्य बल क्या इसका एक तरीके से रोल है? क्या चीजें फॉर्म करता है ये? और आंतरिक बल क्या चीजें फॉर्म करता है? आंतरिक बल का बता दो चलो, क्या क्या चीजें फॉर्म होती है इसमें? आंतरिक बल के कारण आपको नहीं लगता कि वोल्केनोज आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन होती है और साथ में अर्थक्वेक आते हैं? यही सब करवाया था ना आपको मैंने, ठीक है? तो आगे मैंने आपको कहा था कि एक आपको बनाना है डायग्राम। बना दूं डायग्राम? मैं खुद ही बना देती हूँ ना, कि दिखाऊं उस पे? बनाया था आपने? सारा बना लिया वो? एक बार मुझे बना लेने दो फिर। जिन्होंने नहीं बनाया था, जो कल नहीं आए थे, वो आज करो इसे। अर्थ की मूवमेंट, ठीक है? तो अर्थ की मूवमेंट दो तरह से होती है। एक तो है आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरा एक्सोजेनिक फोर्सेस या एक्सोजेनिक मूवमेंट्स। ठीक है? एंडोजेनिक में मैंने आपको दो तरह से बताया था कि दो तरह की मूवमेंट होगी। एक को हम कहेंगे डायस्ट्रोफिज्म और दूसरा सडन मूवमेंट। और ये है ठीक है? डायस्ट्रिज्म मतलब धीमी मूवमेंट और सडन मतलब सडन मूवमेंट, एकदम जो मूवमेंट होती है। डायस्ट्रोफिज्म में मैंने आपको बताया था एक होता है कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग, जिसे एपिरोजेनिक भी कहा जाता है, ठीक है? तो आपको मैंने बता दिया था कि ये क्या है, कि है दोबारा समझाने की जरूरत। और इसमें ओरोजेनिक, ठीक है, या माउंटेन बिल्डिंग। तो कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ जी, सॉरी माय मिस्टेक। आंचल थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इनको कि ओरोजेनिक क्या, और बताओ। सडन मूवमेंट में आप मुझे बताओ कि क्या क्या होगा। सडन मूवमेंट में एक तरीके से सडन मूवमेंट नहीं, सॉरी, इसमें ओरोजेनिक में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें दो तरह का होगा। सडन मूवमेंट में एक होगा आपका टेंशन और दूसरा, टेंशन में क्या बनता है? ब्लॉक माउंटेन्स टेंशन यानी दूर हो रहा है, वो क्या होगा? ब्लॉक माउंटेन्स। और कंप्रेशन में
फोल्ड माउंटेन्स बना लिया था ये, कहाँ बनाया है? ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और एपिरोजेनिक में मैंने आपको बताया था अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, क्लियर है इतना आपको। सडन मूवमेंट में मैंने आपको बताया था कि दो तरह की मूवमेंट्स होती है, एक तो अर्थक्वेक के कारण, है ना, और दूसरा वल्केनिक इरप्शन के कारण। अब यहाँ आओ आप एक्सोजेनिक में। एक्सोजेनिक में दो तरह की फोर्सेज है जो एक्ट करती हैं, एक तो वेदरिंग और दूसरा, तो वेदरिंग में आपको बता चुकी हूँ किन किन तीन तरह के होते हैं, एक फिजिकल, दूसरा एंड थर्ड वन इज, और इरोजन जो होती है वो किसके किसके कारण होते हैं, जैसे आइस है आपका, रिवर वाटर है, रेन है, ठीक है। चलो ये सब क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालो एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस हेडिंग डालेंगे, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये कल हो चुका है इसलिए मैंने ऐसे जरा सा बनाया है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस, सबसे पहले इसमें एक हेडिंग डालिए डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन हिंदी में लिखेंगे अनाच्छादन। अच्छा, आपने करना क्या है, एक बात और याद रख लो, आपका 11th की एनसीईआरटी का 5th चैप्टर बताया था कल भी आपको मैंने, 5th चैप्टर पढ़ देना है। उसमें आपको यही रॉक्स मिनरल्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। 5th चैप्टर आज पढ़ लेना है, ये आज ही पढ़ लेना है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद फिर आपको याद नहीं रहेगा। आज के आज ही पढ़ लेना है आपने। कौन सी एनसीईआरटी? हाँ, कौन सा चैप्टर? और 11th की एनसीईआरटी का नाम क्या है? जो 2 है ना, कौन सी वाली से पढ़ना है? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है नाम, उससे पढ़ना है। देखो, डेन्यूडेशन एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, जिसमें 2-3 चीजें आती हैं। एक तो आता है वेदरिंग। वेदरिंग को हिंदी में कहा जाता है अपक्ष। अपक्ष। दूसरा इरोजन। इरोजन को हिंदी में कहते हैं अपर्दन। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन। और लास्ट है डिपोजिशन, निक्षेपण। सबसे पहले जो इसमें हम टर्म समझेंगे वो है वेदरिंग। जैसे कि आप पहले ही जान चुके हो, वेदरिंग 3 तरह की होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो वेदरिंग आप मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। सबसे पहले डालो यहाँ पे हेडिंग वेदरिंग की। सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग। वेदरिंग यानी चट्टान को कमजोर कर देने वाले कारण एक तरीके से, ठीक है, वेदरिंग उसको बोलेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल वेदरिंग में लिखेंगे आप। देखो, फिजिकल वेदरिंग आपने समझना है कि क्या होता है। आपको मैं बता भी चुकी हूँ, ये कुछ रॉक्स थे, ठीक है। इनके ऊपर क्या हो रहा है, सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। सनलाइट के कारण क्या हो रहा है, सनलाइट के कारण क्या हो रहा है, दिन को जब सनलाइट पड़ रही है इस रॉक सिस्टम पे, तो जो इसके मिनरल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं। मैंने कहा, आपको बताया ना पहले भी कि जब भी इस रॉक सिस्टम पे सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करते हैं, मिनरल्स इसके बीच के एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। एक्सपैंड करेंगे और रात को क्या होगा, जब ठंड होगी तब क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये जो ऊपर के मिनरल्स की लेयर है, ये ऊपर की जो लेयर है, ये क्या हो जाएगी, थोड़ी कच्ची। इसको ये क्या कर देगा, वीक। तो चाहे सनलाइट है आपकी, चाहे रेन है ना, वो सब इसकी क्या करेंगे, वेदरिंग। तो उसे फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। फिजिकल वेदरिंग बोलेंगे। फिजिकल रूप में उसको क्या कर रही है, वो कमजोर कर रही है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं केमिकल वेदरिंग की, कि केमिकली कैसे वेदरिंग होगी। केमिकल, फिर से मान लो कोई रॉक सिस्टम है, ठीक है, इस पे क्या पड़ रही है, बारिश, ठीक है। अब बारिश में आपको पता है क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है ना। बारिश यानी पानी, पानी यानी H2O, H2O में ऑक्सीजन भी पाई जाती है कहीं ना कहीं। अब आपको पता है कि ये जो रॉक्स बने हैं इनमें कहीं ना कहीं आयरन तो पाया जाता है।
आयरन मिनरल तो पाया ही जाता है इसमें, समझ रहे हो मेरी बात। ये जो रॉक सिस्टम है इसमें आयरन पाया ही पाया जाता है। अब उसके कारण होता क्या है, ये जब बारिश होती है तो इसमें जो पत्थरों के अंदर या इस पूरे रॉक सिस्टम के अंदर जो आयरन है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, समझ रहे हो। ऑक्सीजन के कारण रिएक्ट करने के कारण होता क्या है, लोहे के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जंग लगती है, रस्ट हो जाता है। वैसे ही आपको पत्थरों में देखना मिल जाता है। तो क्या लोहा पक्का का पक्का रहता है जब जंग लगती है, कमजोर हो जाता है ना। वैसे ही जब इन चट्टानों में प्रेजेंट आयरन को के साथ ये जो पानी के साथ आने वाला ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करेगा, ये इन मिनरल्स को या इन चट्टानों को क्या कर देगा, कमजोर। तो ये वेदरिंग हुई कि नहीं हुई, लेकिन कौन सी वेदरिंग हुई, केमिकली एक रिएक्शन हो रहा है, केमिकली उसके कारण कुछ हो रहा है, समझ रहे हो। इसमें तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था, इसमें तो सीधा एक्सपैंड कर रही थी, कंप्रेस कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, कंप्रेस कर रही थी, जिसके कारण क्या हो गया, वो पूरी चट्टान कमजोर हो गई और उसके ऊपर की लेयर उखड़ने लग जाएगी धीरे धीरे। समझे मेरी बात, समझे। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी, खास करके इस मौसम में, कुछ मान लो चट्टान है, इन चट्टानों के ऊपर कई बार मॉइस्चर के कारण एल्गी उगने लग जाती है। एल्गी पता है क्या होती है, शैवाल, एल्गी उगने लग जाती है। ये एल्गी भी क्या कर देती है, इन चट्टानों को कमजोर कर देती है, समझ रहे हो मेरी बात। ये एल्गी भी इन चट्टानों को कमजोर कर देती है, जिसके कारण वेदरिंग हो रही है। और वेदरिंग किस फॉर्म में हो रही है, बायोलॉजिकल फॉर्म में, इसलिए इसे बायोलॉजिकल वेदरिंग कहा जाता है। समझे आप मेरी बात, डिफरेंस समझ आया आपको। वेदरिंग क्या कर रही है, चट्टानों को कमजोर कर रही है तीन तरह से, एक फिजिकल वेदरिंग, दूसरा केमिकल वेदरिंग, तीसरा बायोलॉजिकल। देखें अब इसके पहले लिख लिया ये आपने थोड़ा थोड़ा, अब आओ जरा देखें। चल रहा है इसका, बहुत टाइम लगा रहा है यार ये। क्यों आई थी ये? लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो हमारे बच्चों के लगभग आज चेक करूंगी प्रॉपर। देखो हो रही है फिजिकल वेदरिंग, ये किसके कारण हुई है, ये धूप और ठंड के कारण, हीट और कोल्ड के कारण हुआ है, हीट और टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से ये वेदरिंग हुई है, ठीक है। अब करते हैं हम केमिकल वेदरिंग। दिख रहे हैं आपको ये पत्थर लाल होते हुए। अब ये तो खैर लाइमस्टोन है ना, लाइमस्टोन वाली चट्टानें भी होती हैं कुछ, ये देखो दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये देखो, समझ गए। केमिकल वेदरिंग, अरे ये तो मैकेनिकल वेदरिंग आ गया है। वैसे है, वैसे तो ठीक है। चट्टान को कमजोर किया है ना इन्होंने, देखो चट्टानें कमजोर हुई है कि नहीं हुई है, ये देखो, ये देखो, ये देखो,
ये देखो, एल्गी नहीं, कई बार पत्थरों के अंदर से पेड़ भी निकल आते हैं, ठीक है, कई बार पत्थरों के अंदर से पेड़ भी निकल आते हैं, जो कि ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको? देखो ये पत्थर को कमजोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सीधे अंदर से निकला है पेड़, है ना, समझ रहे हो? ये देखो, देखो कहाँ से घुस के निकला है, ये देखो एल्गी, पेड़ पौधे, देखो देखो वो देखो, तो चट्टानों को कमजोर करते हैं ये कि नहीं करते हैं, ये देखो, समझ गए? समझ गए भाई? इरोजन, अगली हेडिंग डालिए इरोजन। इरोजन, वेदरिंग का पता लग गया आपको? डेन्यूडेशन की जो प्रोसेस है ना पूरी, उसमें ये सब आता है। वेदरिंग आया पहले में, दूसरे में इरोजन आया। इरोजन की हेडिंग डालें आप, इरोजन। इरोजन को हिंदी में क्या कहते हैं वीपी जी? अभी तो लिखाया, हाँ, अपर्दन। इरोजन यानी अपर्दन। अगर एक वर्ड से इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो इसका मतलब है फिजिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल, वेदरिंग से जो चट्टान कमजोर हो चुकी है ना, उसको फिजिकली रिमूव करेगा, करने की प्रोसेस को कहा जाता है क्या? इरोजन। ठीक है, तो लिख लीजिए, रॉक का टूटना, रॉक के टूटने, या फिर लिखो रॉक का टूटना इज वेदरिंग। क्या लिखेंगे इंग्लिश में? ब्रेकिंग ऑफ रॉक इज वेदरिंग। और उस टूटे हुए हिस्से का रिमूवल एंड रिमूवल ऑफ दैट ब्रेक्ड पार्ट एंड रिमूवल ऑफ दैट ब्रोक पार्ट, या जो भी लिखते हैं तुम देख लो, इंग्लिश में थोड़ी कमजोर है। और उस टूटे हुए हिस्से का रिमूवल इज कॉल्ड इरोजन। समझ गए मेरी बात? तो उस चट्टान के टूटने की प्रोसेस को कहा जा रहा है वेदरिंग, और उस टूटे हुए हिस्से का रिमूवल हो जाना वहां से, उसे क्या कहा जा रहा है? अपर्दन। समझे? इरोजन। समझ आ गई मेरी बात? इरोजन की डेफिनेशन आपको कभी कोई नहीं पूछने वाला है, वेदरिंग की डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछने वाला है, आपको फिर भी पता होना चाहिए इरोजन क्या होता है, वेदरिंग क्या होता है। क्लियर है मेरी बात? अगला पार्ट लिखिए, ट्रांसपोर्टेशन। अगला ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब होता क्या है कि ये कोई मान लो चट्टान थी, इसकी सबसे पहले वेदरिंग हुई। वेदरिंग यानी ये किसी ना किसी कारण कमजोर होगी, ठीक है, चाहे वो फिजिकल वेदरिंग के कारण हुई, चाहे वो केमिकल के कारण हुई, चाहे वो बायोलॉजिकल वेदरिंग के कारण हुई। ठीक है, अब ये क्या होगी? इरोड होगी, यानी फिजिकली रिमूव होगी, और इसको रिमूव करके जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो कोई ना कोई वाहन होगा। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्टेशन या तो विंड कर सकती है, या तो विंड कर सकती है, हवा चलेगी तो एकदम से दोनों पत्थर उठा के लेके जाएगी, लेकिन छोटे छोटे कण उठा के लेके जाएगी, या तो रेन करेगी, है ना, या तो अगर आइस या ग्लेशियर्स कुछ रहता है इसके ऊपर तो वो अपने साथ साथ इसको क्या कर देंगे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट, है ना। तो पानी मान लो यहाँ से बहकर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये साथ में ले जाएगा इसको। समझ रहे हो? तो लिख लो, ड्यू टू रेन रिवर, ड्यू टू रेन रिवर विंड, सेडिमेंट्स अपनी असली जगह को छोड़कर चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ड्यू टू रेन रिवर विंड, sediments are transported from one place to another place. अब अगला है डिपोजिशन। नाम से समझ गए होंगे आप, नाम से समझ गए होंगे आप।
जो लेके गई है, चाहे रिवर है चाहे विंड है, उसको कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट करेगी ना जाके। मान लो नदी बहती हुई आई इस रिवर के थ्रू, ये आई नदी आई बहती हुई आई, साथ में इस सेडिमेंट को ले आई जो रॉक कच्ची हो रखी थी, इसको बहाती हुई जहाँ भी रुकेगी या जहाँ भी मेनली डिपॉजिट होगी ये उधर इस पूरे के पूरे सेडिमेंट को छोड़ के जाएगी, डिपॉजिट कर जाएगी, चाहे वो हवा है चाहे पानी है चाहे कुछ भी है। समझ रहे हो मेरी बात, आप मेरी बात, ठीक है। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपॉजिट समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब लैंड फॉर्म्स बचे हैं, तो कर लें लैंड फॉर्म्स भी, कर लें। टाइम कितना हुआ है? अभी है टाइम। लिखिए लैंड फॉर्म्स इन डिटेल। ठीक है, लैंड फॉर्म्स इन डिटेल्स। अब हम लैंड फॉर्म्स पढ़ते हो आप ना, स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां अलग अलग होती हैं। रिवर के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। हवा के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को अलग नाम दिए जाते हैं। ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियों को अलग नाम दिए जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होंगी। सबसे पहले जो लैंड फॉर्म हम करेंगे डिस्कस, वो करेंगे रिवर की। देखो रिवर की सबसे पहले लिख लो लैंड फॉर्म्स इन डिटेल्स, हेडिंग डालिए लैंड फॉर्म्स इन डिटेल, लैंड फॉर्म्स इन डिटेल, लैंड फॉर्म्स इन डिटेल, ठीक है। लिखिए देयर आर डिफरेंट एजेंट्स, देयर आर डिफरेंट एजेंट्स ऑफ लैंड फॉर्म्स, एजेंट्स ऑफ, यानी डिफरेंट एजेंट है जो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स बना रहे हैं। तो लिखिए डिफरेंट एजेंट्स के नाम लिख लो, रिवर, ग्लेशियर, विंड, रिवर, ग्लेशियर, विंड, रिवर, ग्लेशियर, विंड, सी वेव। सी वेव समझते हो? क्या बोलते हैं सी को? समुंदर, समुद्र की लहर, समुद्री लहर, सी वेव, लाइमस्टोन रीजन्स। ये टॉपिक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख लीजिए इसको, इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ से प्रीलिम्स में फंसता है सवाल, मतलब चांसेस रहते हैं आने के, ठीक है। इस टॉपिक में हम करेंगे क्या, दो तरह की लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इरोजनल, एक पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप, क्या कैसी लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे, एक तो इरोजनल लैंड फॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। यानी एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल रिवर कहीं से अगर फ्लो कर रही है, पहले लिख लो, ठीक फील कर रहे हो आप? ये बताना होगा लेकिन नॉर्मली अच्छा लग रहा है। आप ठीक फील कर रहे हो? ठीक फील कर रहे हो आप? अब तो नहीं हो रही सर दर्द? अब तो नहीं हो रही सर दर्द? सर दर्द तो नहीं हो रही आपको? ज़्यादा इरिटेट बन रहे हो। देखो सुनो अब मेरी बात, इरोजनल लैंड फॉर्म्स यानी कि जब कोई भी एजेंट है, कोई भी एजेंट यानी कि ये कोई LIC का एजेंट नहीं, ये वाले, ठीक है, जो ये लैंड फॉर्म्स के एजेंट है, चाहे रिवर है, चाहे ग्लेशियर है, चाहे सी वेव है, चाहे कुछ भी है, ठीक है। मान लो विंड की बात करें हम, तो विंड जब क्या कर रही है, इरोड कर रही है किसी जगह को। मान लो एक पहाड़ था, उसको इरोड कर रही है, ठीक है। तो अलग अलग लैंड फॉर्म्स बनाएंगी इरोड करते हुए। हो सकता है रेगिस्तान में थोड़ा अलग सा लैंड फॉर्म बनाए, तो नॉर्मल चट्टानों में थोड़ा अलग सा लैंड फॉर्म बनाए, है ना। जैसे अगर किसी माउंटेन को एक टाइम से करती जा रही है इरोड, तो वो प्लेट्यू बन जाएगा। तो प्लेट्यू भी एक लैंड फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो मेरी बात?
ये हुआ आपका इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल यानी कि जो इरोड करके बन रहा है पीछे, ठीक है, इरोजन के बाद जो रह रहा है। दूसरा होगा रिवर के द्वारा बनाया या विंड के द्वारा बनाया जाने वाला डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। एक तरफ वो इरोड कर रही है, वो लैंडफॉर्म बना, एक तरफ जो लेकर जा रही है ट्रांसपोर्ट करके, वो भी तो कहीं इकट्ठा कर रही है, उसके कारण भी तो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो रिवर के हमने पढ़ने हैं या तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स और दूसरे पढ़ने हैं एक तो, समझ आई? लिखो फिर हेडिंग, रिवर एज अ एजेंट। सबसे पहला एजेंट पढ़ेंगे हम LIC का, कौन है वो? रिवर, हाँ रिवर, फर्स्ट हेडिंग डालिए रिवर, रिवर एज अ एजेंट। वीपी जी, रिवर को हिंदी में क्या कहते हैं? नहीं, सागर किसको बोलते हैं फिर? पक्का? महासागर क्या है फिर? कॉन्टिनेंट को महासागर बोलते हैं? अच्छा ठीक है, महाद्वीप बोलते हैं कॉन्टिनेंट को, और ओशियन को बोलते हैं महासागर। ठीक है, चलो रिवर एज अ एजेंट लिखिए। रिवर हैव 3 स्टेजेस, 3 स्टेजेस होती है रिवर की। यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। मनीषा थोड़ा बताओ मुझे कि किस बेसिस पे रिवर को 3 स्टेजेस में बांटा गया है? यंग मतलब कौन सी वाली रिवर? जो जवान दिखती है, जिसके बाल काले हैं? फिर किस में, गाड़ी में? ना 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 ना, क्या बात कर रहे हो? एक ही रिवर को यंग, मैच्योर और ओल्ड कहा जा रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। जब किसी ऊंचाई से आ रही है, देखो 3 स्टेजेस इसको कहा गया अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड। जब वो किसी स्लोप से उतरेगी तो हाई स्पीड में है, तब उसको कहा जा रहा है यंग स्टेज। जब उधर से थोड़ा सा जा रही है, थोड़ी सी धीरे हुई, तो उसे मैच्योर। और जब बिल्कुल धीरे हो जाती है और एंटर करने की स्टेज में हो जाती है सागर में, तब उसे क्या कह देते हैं? ओल्ड स्टेज। ठीक है ठीक है, तो क्या समझे वीपी जी? एक बार रिपीट कीजिए प्लीज। यंग मतलब डोले शोले थे उसके, हाँ पहाड़ से गिरी, हाँ ओल्ड। ठीक है, मतलब मरने वाली है अब अपना सब कुछ छोड़ के वो उधर एंटर करने वाली है। अब पूरी तो जाएगी नहीं, लेकिन वो वाली स्टेज जो होगी, मान लो ऊपर से आ रही है और वो वाली स्टेज पे पहुंच गई, तो वो ओल्ड स्टेज पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है मेरी बात? क्या लगता है आपको, इरोजनल पैटर्न रिवर के कहाँ देखने को मिलेंगे? यंग में या ओल्ड में? यंग में। इरोड करती हुई तो यंग से आएगी ना वो। और डिपोजिशनल पैटर्न कहाँ मिलेंगे आपको? ओल्ड में, जब वो अपने पूरे सेडिमेंट वेडिमेंट जमा करके और खुद को समर्पित करने जा रही है सागर में। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको यंग स्टेज में देखने को मिलेंगे इरोजनल पैटर्न्स, और ओल्ड स्टेज में देखने को मिलेंगे आपको डिपोजिशनल पैटर्न। ठीक है, क्लियर? देखो तो अब रिवर से कैसी कैसी बनती है वैलीज। इरोड जब करती आएगी ना, और रिवर एज अ एजेंट कैसे इरोड करती हुई जाती है। तो इरोजनल पैटर्न्स देखिए, सबसे पहला है वी शेप वैली। वी शेप वैलीज, रिवर वी शेप वैलीज बनाती हुई जाती है। दिखाऊं फिर कैसी होती है वी शेप वैली? बस आपने याद रखना है कि वी शेप वैली किसका इरोजनल एक तरीके से पैटर्न है, तो किसका है? ग्लेशियर का है क्या? रिवर का है, हाँ। तो याद रखना आपने, वी शेप वैली में दिखा देती हूँ आपको देख के समझ आ जाएगा। कहाँ गया?
दिख रही है आपको, ये वी शेप में वैलीज दिख रही हैं ये आपको, ठीक है। तो इन्हें कौन इरोड करता हुआ आया है? रिवर, ठीक है। रिवर यहाँ से काफी समय से बह रही है और काटती रही है इन पहाड़ों को, ठीक है। और ये किस उसमें रह गए? ये है कौन से माउंटेन में बन रही है? ये आपको लगता है फोल्ड माउंटेन्स है? ये फोल्ड माउंटेन्स में बनेगा ये सब, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स में, समझ रहे हो? ये दिख रही है आपको, समझ गए? तो दिख रहा है आपको सीधा साफ साफ कि कैसे ये वी शेप वैली बनाती है, ठीक है। अगला लिखिए, गॉर्ज, गॉर्ज, GORGE। आपको सीधा सीधा आएगा कि ये किसका इरोजनल फीचर है, ठीक है। हाँ, गॉर्ज, ये भी दिखाती हूँ आपको मैं। दिख रहे हैं आपको? ये भी रिवर ने इरोड किया है, ठीक है। तो जहां आपकी वी शेप वैली कुछ इस तरीके से इरोड कर रही थी, इस तरीके से इरोड कर रही थी, ये कुछ इस तरीके से इरोड करते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। तो गॉर्ज भी किसका लैंडफॉर्म है? बाकी का मैं आपको कल बताती हूँ, ठीक है। आज पीछे का थोड़ा रिवाइज कर लो। बाकी मेरे को लग रहा है मेरा एक आध पेज कहीं रह गया है, छूट गया है, थोड़े अधूरे लग रहे हैं मेरे को ये नोट्स, ठीक है। बाकी कल करते हैं, इतना काफ़ी है आज के लिए। ये देखो वाटरफूल, ये सब पढ़ने वाले हो अब आप आगे। वाटरफूल नहीं, सॉरी, वाटरपूल, और साथ में कैनियंस वगैरह कल पढ़ाती हूँ आपको, ठीक है। मेरा नोट्स आई थिंक थोड़े गड़बड़ हो गए, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं तब तक पिछला।